गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीके जी। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्चुअल डेप्थ वाला। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने वर्चुअल डेप्थ फाइंड करना सीखा है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं उसी सीक्वेंस में। इसमें हम एक पैरेलल ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट देता है किसी ऑब्जेक्ट को वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जर्वर है ना। सपोज ये डिस्टेंस है d1, ये थिकनेस है t और ये डिस्टेंस है d2। ठीक है, अब यहाँ क्या है म्यू, यहाँ क्या है म्यू, हमने मान लिया इसका इंडेक्स। यहाँ ऑब्जेक्ट भी किस मीडियम में है, एयर में, और ऑब्जर्वर भी किस मीडियम में है, एयर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल सेपरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का, d1 प्लस टी प्लस d2 है ना। और वर्चुअल सेपरेशन क्या आएगा, तो देखो हमें हर मीडियम की वर्चुअल लेंथ निकालनी है ना। अब ये d1 कौन से मीडियम में, हवा में, तो d1 वाले मीडियम का इंडेक्स है हवा, ऑब्जर्वर भी कहाँ है, हवा में। अब ये t लेंथ कौन से मीडियम की, म्यू वाले की, ऑब्जर्वर कहाँ है, 1 में। और d2 कौन से मीडियम में है, हवा में, ऑब्जर्वर भी हवा में। तीनों केस में ऑब्जर्वर तो हवा में है और बाकी ऊपर वाला इंडेक्स किसका है, जो मीडियम था उसका। ऐसे निकालते हैं ना अपेरेंट लेंथ ऑफ मीडियम, कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ मीडियम अपॉन म्यू मीडियम बाई म्यू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा, d1 प्लस टी बाई म्यू प्लस d2। अब इस केस में देखो d1 तो d1 ही रहा, d2 भी d2 ही रहा। चेंज क्या हुआ, केवल जो ग्लास स्लैब की थिकनेस थी वो t के बजाय कितना ऑब्जर्व हो रही है, t बाई म्यू। तो डेल्टा d कितना हो जाएगा इस केस में, d एक्चुअल माइनस ऑफ d वर्चुअल। अब एक्चुअल और इसका सेपरेशन अगर आप माइनस करोगे तो ये है d प्लस देखो बच्चों इसको काटोगे तो d1 से d1 खत्म, d2 से d2 खत्म, क्या बचेगा आपके पास, t माइनस ऑफ t बाई म्यू, t1 माइनस 1 बाई म्यू। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय ग्लास स्लैब टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब देखो ये शिफ्ट कैसे आएगा उसको समझते हैं। एक रे जो यहाँ है वो तो एज इट इज परपेंडिकुलर वाली रे बिना डेविएशन के आती है, तो एक रे तो एज इट इज ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। अब देखना समझना यहाँ पे, जो रे इधर गई, अब ये किधर गई, रेयरर से डेंसर, तो ये किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना। तो देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, फिर वापस ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी, अब वापस ये वापस रेयरर से डेंसर जा रही है तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब हमें पता है कि पैरेलल ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे दोनों पैरेलल होती है, लेकिन इस पैरेलल रे को जब हम पीछे बढ़ाएंगे, भाई रिफ्रैक्शन से इमेज कैसे बनती है, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये दोनों कौन सी रे है, रिफ्रैक्शन के बाद आने वाली, तो रिफ्रैक्शन के बाद आने वाली रे है, तो इसका मतलब फाइनल दो कितने रिफ्रैक्शन हुए, दो रिफ्रैक्शन है ना। पहले रिफ्रैक्शन से देखो इमेज कहाँ शिफ्ट हुई थी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पहले रिफ्रैक्शन की इमेज तो ये है और ये दूसरे रिफ्रैक्शन की इमेज है। ऑब्जर्वर तक रे कितने रिफ्रैक्शन के बाद आई, दो रिफ्रैक्शन के बाद। तो ऑब्जर्वर को ना ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जर्वर को ना तो ऑब्जेक्ट दिखेगा और ना ऑब्जर्वर को इमेज 1 दिखेगी। ऑब्जर्वर अब डायरेक्ट किसको देखेगा, मतलब हम अगर मान लो हमारी आंखों के सामने ग्लास स्लैब रखें तो जो हमें दिखता है वो I2 होता है, हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को कभी नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि हमारी आंखों पर जो रे आती है वो दो रिफ्रैक्शन के बाद आती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो चश्मे की भी ऐसी दो सरफेस बनेगी ना, तो चश्मे से आप जिन भी चीज़ों को देख रहे हो वो सब आप सेकंड इमेज देख रहे हो। ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं देख रहे हो, आप उसकी फर्स्ट इमेज भी नहीं देख रहे हो, आप उसकी सेकंड इमेज ही देखते हो। ठीक है, क्योंकि आपसे चश्मे से जब रे आंखों तक आती है तो वो दो बार रिफ्लेक्ट होती है, एक बार तो एयर से ग्लास और दूसरी बार ग्लास से वापस एयर।
तो इस केस में अब पर्सन किसको देखेगा? हियर पर्सन विल ऑब्जर्व image I2 only because ray will arrive after 2 refraction, है ना। तो इसीलिए वो I2 इमेज को ही देखेगा क्योंकि रे 2 रिफ्रैक्शन के बाद आएगी, है ना। अब हमें ये भी पता चला कि शिफ्ट किस तरफ आया। देखो ऑब्जेक्ट जो था वो यहां था लेकिन उसकी इमेज इतना आगे बनी ना, तो ये शिफ्ट जो है वो किस तरफ आया बच्चों? ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज की तरफ, ऑब्जर्वर के पास शिफ्ट हुआ है। मतलब ये जो शिफ्ट आया डेल्टा डी, है ना। अब डेल्टा डी की वैल्यू क्या है? T1 माइनस 1/μ। ये शिफ्ट आया बच्चों टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर के पास ये शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं? चलो नोट करो बच्चों इसको। तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। ये तो आपने लिख लिया ना। देखो अब अगला क्वेश्चन समझना क्या होगा। अगले क्वेश्चन में एक कॉनकेव मिरर है और यहां पे एक ग्लास स्लैब रखी। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, ओके। और इसका इंडेक्स कितना है? 2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की आपको गिवन है 20 और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मिरर से सेपरेशन कितना है? d। अब इसमें देखो लैंग्वेज क्या है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर so that final image is formed on object itself। अब आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखें ताकि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बने। अब देखो बच्चों यहाँ पे फाइनल इमेज कैसे बनेगी, सबसे पहले वो समझें। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रेज इमिट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट से जो रे मिरर की तरफ जाएगी वही हमें कंसिडर करनी है। अब जो रे मिरर की तरफ जाएगी वो पहले ग्लास स्लैब से एक बार रिफ्रैक्ट होगी, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्ट होगी, फिर तीसरी बार रिफ्लेक्ट होगी। मिरर रिफ्लेक्ट करेगा ना। चौथी बार रिफ्रैक्ट होगी, पांचवी बार भी रिफ्रैक्ट होगी। तो जब रे यहाँ पे फाइनल इमेज बनाएगी उस दौरान उसने कितनी बार रिफ्रैक्शन किया? 1 2 3 4 बार रिफ्रैक्शन किया और एक बार रिफ्लेक्शन किया, है ना। तो इस केस में अब इसको कंसेप्ट को लिखो यहाँ पे। फॉर फाइनल इमेज इंसिडेंट रे will face
for refraction by slave इंसिडेंट रे के लिए लिख रहे हैं तो चलो टू रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं. इंसिडेंट रे विल फेस टू रिफ्लेक्शन बाय स्लेब, देन reflected by mirror, then reflected ray will again face two refraction by slave. तो ये ध्यान रखना, इंसिडेंट रे पहले दो रिफ्रैक्शन फेस करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस दो रिफ्रैक्शन होंगे रिफ्लेक्टेड रे के भी, है ना. तो इस तरह से अब देखो हमें पता है कि जब भी कोई ग्लास स्लेब के इधर पहले वाले क्वेश्चन में इधर ऑब्जर्वर था और इधर ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जर्वर की जगह कौन है, मिरर. तो मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आएगा, तो ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा वो थोड़ा पास बनेगा ना, ओडेश. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है, याद करो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया मैंने, ये जो मिरर स्लेब है उसकी वजह से रे दो बार रिफ्रेक्ट होगी, तो ये ओडेश एक्चुअली क्या है, I2 बताया था ना अभी. तो ये ओडेश, अब ये ओडेश और ओ में कितना शिफ्ट आएगा पहले हम वो चेक कर लें. तो ये मान लिया शिफ्ट अगर इतना है ना, तो पहले ये चीज कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट बाय ग्लास स्लेब कितना होगा, x से डिनोट किया तो t 1 माइनस 1 बाई म्यू. t कितना है बच्चों इस केस में, t दिया हुआ है 3, 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 बाई 2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा. अब ये जो ओडेश है, ये जो ओडेश है, मिरर को ऐसा लगेगा कि रेज जो है, इंसिडेंट रे जो है वो कहां से आ रही है, ओडेश से आ रही है. ऐसा किसको लगेगा, ऐसा मिरर को लगेगा, है ना. तो देखो इसमें इंसिडेंट रे में बनाता हूं, इस मिरर को ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है बच्चों, ओडेश से, है ना. तो इस केस में इंसिडेंट रे ओडेश से आ रही है, तो इसका मतलब दो रिफ्रैक्शन तो इस स्लैब से हुए होंगे, है ना. तो देखो इस तरह से दो रिफ्रैक्शन जब होंगे, तो दो रिफ्रैक्शन के बाद ओडेश पे मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, ओडेश पे. अब ये तो हमारे पास शिफ्ट हो गया ना. अब यहां कंसेप्ट देखो बच्चों क्या है, कंसेप्ट समझना है इस केस में, फाइनल इमेज विल बी ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ व्हेन रे retrace its path after reflection. अब देखो फाइनली रे जो है अगर अपने पाथ को रिट्रेस करे, अगर रे अपने पाथ को रिट्रेस करे तो उस केस में रे जहां से आई है वापस वहीं चली जाएगी. रिट्रेस करने का मतलब क्या है, जो आने का रास्ता था वही जाने का रास्ता है. अब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे ही बनानी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये इमेज ऑब्जेक्ट से जो रे आई ये अगर वापस रिट्रेस करे, इसी रास्ते पे चली जाए, तो देखो वापस वहीं जाके मिल जाएगी ना. तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज वापस वहीं बनानी है ना. ये ऑब्जेक्ट था ना ओडेश, अब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज वापस वहीं बनानी है, तो उसके लिए रिट्रेस करवाना पड़ेगा, है ना. तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इसका मतलब रिट्रेस होना चाहिए, और रिट्रेस की कंडीशन क्या होती है ना, एंड रे विल रिट्रेस, रे विल रिट्रेस, रिट्रेस कब होता है पाथ, व्हेन
दे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मिरर, जब वो मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, है ना। तो अगर रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होंगी, इसका मतलब मीन्स ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओ डैश मस्ट बी एट सी। ये हमारा कंसेप्ट हो गया कि जो ऑब्जेक्ट ओ डैश है वो कहां होना चाहिए, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, क्योंकि हमें पता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये तो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन के वक्त तीसरी प्रॉपर्टी में लिखवाया था ना। तो इस केस में अगर रे रिट्रेस होनी चाहिए तो ये ओ डैश कहां बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब अब ओ डैश की डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब d माइनस एक्स इक्वल्स टू आर। तो d कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स। r कितना है बच्चों 20 और x कितना है 1.5। इसका मतलब 21.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें ऑब्जेक्ट को c पे नहीं रखना है, हमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे रखना है ना। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जहां पे ओ डैश बन रहा है, ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर आप यहीं रख दोगे तो वापस थोड़ा आगे हो जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रखना, हमें ऑब्जेक्ट को जानबूझ के पीछे रखना। अब क्यों, क्योंकि हमें पता है स्लेब थोड़ा आगे करेगी, तो स्लेब के आगे करने के बाद वो सी पे आना चाहिए। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि हमें ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये तो जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से पूछी, अगर वो पूछेगी बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी, तो कितनी बोलोगे 1.5 अवे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया, नोट करो बच्चों इसको, है ना। तो इसमें खाली आपको शिफ्ट कैलकुलेट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से उतना और दूर करना है, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ये बात और ध्यान रखना कि जो स्लेब है उसकी वजह से कभी भी इस आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप स्लेब को कहां भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क एक बात का पड़ेगा कि ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी चेंज होती है। तो ध्यान रखना इस आंसर पे स्लेब की पोजीशन क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, नोट करो इसको। ओके बच्चों, लिख लिया। चलो, तो यहां तक का एक क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट होता है कि पैरेलल ग्लास स्लैब किस तरह से शिफ्ट देती है, इसको आप ध्यान रखना। इसी में कई बार वेलोसिटीज के क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना। तो जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है ना, इधर एक ऑब्जर्वर है और इधर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो 5 की स्पीड से जा रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सेम आएगी, ये भी कितनी vo जितनी 5 ही आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो यहां बनेगा वो भी सेम 5 की स्पीड से जाएगा। तो
तो वी ओ डैश कितना हो जाएगा इस केस में, वी ओ जितना ही, और ये कितना हो जाएगा 5। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट खाली पास दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड है तो उस स्पीड में वापस 1/μ को मत कर देना ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही मीडियम में ना, इसलिए केवल पोजीशन में शिफ्ट होगा, वेलोसिटी में कोई शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ये ऑब्जर्वर का मीडियम अलग होता तो फिर तो शिफ्ट आता, है ना। चलो लिखो इसको। तो यहां तक का पार्ट अपना एक कंप्लीट होता है स्लेब वाला, है ना। इसके बाद हम आगे करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, पीकेजी। हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन में ही हमारा अगला इफेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR। ओके, इस इफेक्ट को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और आपको ये वहाँ इजीली समझ में भी आ गया होगा। हम वापस उसी चीज़ को एक बार डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, हमारे पास एक रेयर मीडियम है और एक मान लिया डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का यहाँ हम मान लेते हैं μr इंडेक्स और इसका मान लेते हैं μd, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है ना, ध्यान से समझना बच्चों, जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो अब जो रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है वो तो एज इट इज़ निकल जाती है। ये तो हमें पता है ना कि जिस केस में अगर I 0 हो तो R भी 0 होता है, मतलब डेविएशन नहीं आता है। तो जो रे 90 डिग्री पे जा रही है वो बाहर निकल जाएगी बिना डेविएशन के। दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें पूरा रिफ्रैक्शन मान रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी पूरा रिफ्रैक्शन नहीं होता है। हमेशा रिफ्रैक्शन जब होता है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट जरूर होता है। मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था ना कि जब भी मीडियम चेंज होता है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट जरूर होता है। तो यहाँ वो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है ना, जैसे मान लो कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट भी तो होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है ये काफ़ी कम होता है। पर देखो रे ऐसा मान लेते हैं जैसे ये डेंसर मीडियम है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है तो अंदर के अंदर ही मुड़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे मान लो ये पानी मीडियम मान लेते हैं, इसको बाहर हवा मान लेते हैं और अंदर पानी मान लेते हैं। तो जो रे पानी के अंदर से बाहर की तरफ आ रही है वो एज इट इज़ वापस पलट जाएगी। अब एज इट इज़ अगर ये रे वापस पलटेगी तो इस केस में एज इट इज़ अगर ये रे वापस पलटेगी तो उस केस में कुछ पार्ट ही पलटेगा, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन ये टोटल तो नहीं हुआ ना। क्यों, क्योंकि मेजर पार्ट तो बाहर ही निकला है। फिर जब वापस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया जाता है ना, तो इस केस में अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो जो रे है वो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा नॉर्मल से दूर हटेगी। तो देखो रे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट रही और साथ में कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ना। अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है थोड़ा सा बढ़ जाता है, पहले जैसे मान लो 5% रिफ्लेक्शन हुआ तो अब मान लो 10% रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन कुछ तो होता है, ठीक है। पहले अगर ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड पार्ट था तो अब वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है उसके मुकाबले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है ना, मतलब हमें पता है कि R हमेशा ग्रेटर देन I होगा, ठीक है। अब जैसे मैं I को बढ़ाऊंगा तो R और बढ़ेगा, तो मैं I को अगर बढ़ाते जाऊं तो एक वैल्यू ऐसी भी आएगी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिस केस में R एकदम 90 डिग्री हो जाए, मतलब रे क्या हो, रे सरफेस के पैरेलल निकल जाए। देखो अब इस केस में ये I एंगल वो है जिसके लिए R की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। तो जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आएगा जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो 90। तो उस केस में जो इंसिडेंस एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। वापस इस केस में भी देखो थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट जरूर होगा, ध्यान रखना,
मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो इधर रिफ्रैक्ट ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा। ध्यान रखना यहां रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो हो रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल है वो तो इंसिडेंस एंगल जितना ही है। अब इस केस में यहां पे ध्यान से समझना, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जा रहे हो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक भी मेजर पार्ट तो रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना। सोचो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा कर दूं, अब ये आई से जो है वो सी से भी ज्यादा हो गया, आई जो है वो सी से भी ज्यादा हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई अगर सी से ज्यादा है तो आर 90 से ज्यादा होगा, रे 90 से ज्यादा होगा। अब 90 ज्यादा होने का मतलब क्या है, फिर रे वापस पलट के इधर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जबकि ये क्या था, ये केवल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, है ना। ये केवल क्या था बच्चों, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्क है ना, यहां कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां 100% पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो भी रे यहां इस एंगल पे आ रही है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब इस केस में समझ में आया क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। तो हम यहां पे क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच refraction angle in rarer medium becomes 90 डिग्री। becomes 90 डिग्री का मतलब क्या है, मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन रे becomes horizontal to surface, becomes parallel to refracting surface, becomes parallel to refracting surface। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेज द सरफेस। ग्रेज मतलब सरफेस के पैरेलल अगर कोई रे जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्रेज करके जाने वाली रे, है ना। तो इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल हो जानी चाहिए रिफ्रैक्शन का। तो देखो ये पैरेलल हो रही ना, सरफेस भी हॉरिजॉन्टल, रे भी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। तो इसका मतलब आई डेंसर फॉर विच आर रेरर कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो देखो इसको कैसे अब लिखेंगे, म्यू डेंसर साइन आई इक्वल्स टू म्यू रेरर साइन आर। तो म्यू डेंसर साइन आई मतलब साइन सी, और म्यू रेरर साइन 90। तो देखो बच्चों इससे साइन सी क्या आएगा, म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला आ चुका है ना बच्चों। तो साइन सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, साइन सी की वैल्यू डिपेंड करती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। और अगर ये रेरर मीडियम अगर एयर हो तो उस केस में क्या आ जाएगा, 1/μ, यानी कि डेंसर मीडियम का इंडेक्स। इसमें कोई दिक्कत, और हमें पता है कि डेंसर मीडियम का इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है रेरर से, तो ये वैल्यू हमेशा सोल्व करने पे लेस देन 1 आएगी, और साइन का मान हमेशा, साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही तो होती है। तो ये तो हमने क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया। अब TIR होने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ
TIR, पहली कंडीशन, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर। रे हमेशा किधर से किधर जानी चाहिए बच्चों? डेंसर से रेरर की तरफ। और दूसरी कंडीशन क्या है? आई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए सी से। तो ये दो कंडीशन होती है TIR होने की। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो डेविएशन रे है वो वापस उसी मीडियम में पलट के आ जाएगी। ठीक है, डेंसर से रेरर और आई ग्रेटर देन सी, ये दो कंडीशंस होती हैं, इनको ध्यान रखना। नोट करो बच्चों इसको। ओके बच्चों, लिख लिया आपने? चलो अब यहां पे एक और नई चीज समझते हैं। एक और यहां पे नई चीज समझते हैं। जैसे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 रखें, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 रखें, जैसे यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना, तो उसमें रे का मेजर पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट जरूर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो अब यहां पे हम एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। जैसे मान लो हमारे पास टोटल एनर्जी इंसिडेंट ये वाली है, टोटल एनर्जी मान लो इतनी है। अब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना। अगर आप उसको, है ना, ये एंगल हम ले लेते हैं I इक्वल्स टू सी और ये I इक्वल्स टू 90। भाई हम I को 0 से लेकर 90 तक ही तो वेरी करवा सकते हैं ना। अब देखो, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एनर्जी के पार्ट को बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एनर्जी के पार्ट को बढ़ाते हो तो उस केस में क्या होगा? इंसिडेंट एनर्जी, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब आप बढ़ाते हो तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट कम होता जाएगा, रिफ्लेक्टेड अमाउंट बढ़ता जाएगा और रिफ्रैक्टेड अमाउंट कम होता जाएगा। तो जब शुरू में एंगल 0 है तो ऑलमोस्ट 0% पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे रिफ्लेक्टेड पार्ट बढ़ता जाएगा ना, तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी बढ़ रही है ना, रिफ्लेक्टेड एनर्जी बढ़ रही है इस तरह से। और जब रिफ्लेक्टेड पार्ट अगर एनर्जी का बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड पार्ट कम हो जाएगा। तो देखो रिफ्रैक्टेड पार्ट कुछ इस तरह से कम होता है। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का टोटल अभी भी इतना ही आता है, क्योंकि जैसे मान लो टोटल एनर्जी है 100, है ना। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर 100 एनर्जी में से 10% रिफ्लेक्ट हुई तो 90% रिफ्रैक्ट भी तो हुई, है ना। अगर हम टोटल एनर्जी मान लेते हैं 100 है, अगर 10% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है तो 90% एनर्जी रिफ्रैक्ट भी हो रही है ना। तो देखो टोटल एनर्जी मिला के तो 100 ही आएगी ना अब भी। लेकिन जैसे ही I C से ज़्यादा हो जाएगा
उसके बाद सारा पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, मतलब ये रिफ्लेक्टेड पार्ट 100% हो जाएगा। तो देखो उसके बाद सडनली सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, TIR का मतलब ही तो यही हुआ। और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट था वो सडनली क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये रेड कलर से क्या दिखा रहा हूं मैं, रेड शो कर रहा है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, सॉरी रिफ्रैक्टेड एनर्जी, और ब्लू से मैंने किसको शो किया, ब्लू से मैंने शो किया है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, और ब्लैक से क्या है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने के साथ साथ अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे चेंज करते हैं, रिफ्लेक्टेड पार्ट बढ़ता है और क्रिटिकल एंगल के बाद पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ना। ये चीज हमने यहां समझी। एक हम ग्राफ बनाते हैं डेविएशन का। देखो वापस इसमें भी हम बात करते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो डेविएशन एंगल भी कितना होगा, 0, है ना। अब हम ये देख रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे के लिए बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड रे का डेविएशन कैसा आएगा। तो शुरू में अगर एंगल 0 है, यहां एंगल I की वैल्यू अगर 0 है तो डेविएशन R भी कितना है, 0, और डेविएशन एंगल भी कितना है, 0। इस केस में डेविएशन एंगल कितना आया बच्चों, R माइनस I। अब हमें पता है कि R भी बढ़ेगा I भी बढ़ेगा तो डेविएशन बढ़ता जाएगा। अगर हम यहां डेविएशन निकालें तो देखो इस केस में डेविएशन कितना आएगा, इस केस में डेविएशन आएगा R माइनस I। R कितना है, 90 माइनस C, यही होगा ना, ठीक है। R कितना है, 90 और 90 माइनस C, तो ये हो जाएगा 90 माइनस C। तो रिफ्रैक्शन में जो डेविएशन है वो 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक आया, 90 माइनस C तक। तो देखो रिफ्रैक्शन वाला डेविएशन जो है वो 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा, 90 माइनस C तक। और ये रिफ्रैक्शन की एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, π/2 माइनस C, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो रे वापस पूरी की पूरी पलटेगी। अब जो डेविएशन निकालोगे ये डेविएशन तो रिफ्लेक्शन वाला आएगा ना। अभी तक ये डेविएशन किसकी वजह से था, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। ये डेविएशन किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और डेविएशन कैसे लिखोगे, R माइनस I। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल एंगल से हम आगे चले, क्रिटिकल एंगल से आगे जाने के बाद क्या होगा, चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो क्रिटिकल एंगल है 30 और यहां 90 डिग्री पे R आ गया, तो डेविएशन कितना आएगा, 90 माइनस 30, 60। अब C से जैसे ही एंगल ज्यादा करेंगे, मान लो मैंने C से एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट ज़्यादा किया है, बस मान लो सपोज 30.01 कर दिया, तो अब ये पलटेगी ना, तो ये भी कितना बनेगा, 30.01। अब देखो डेविएशन कैसे निकालोगे, डेविएशन आएगा π-2i, रिफ्लेक्शन वाला लिखेंगे ना, 180 माइनस 2 इंटू 30। अब ऑलमोस्ट 30 रख दू ना, देन 30.01 इसलिए लिखा ताकि समझा सकूं कि C से ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूं तो लगभग इसको 30 रख सकता हूं। तो देखो कितना आया डेविएशन, 60 माइनस होगा 180 में से, तो कितना आ जाएगा, 120। इसका मतलब इस डेविएशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, π-2c, क्योंकि I लगभग C जितना ही है ना, C से ज्यादा है लेकिन लगभग C जितना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सडनली डेविएशन जो है वो इस तरह से आ जाएगा, और ये वैल्यू डेविएशन की कितनी आएगी, ये डेविएशन की वैल्यू आएगी π-2c। मतलब क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन सडनली π/2 माइनस C से π-2c तक चेंज होता है। अब ये जो पार्ट है डेविएशन का वो किसकी वजह से आता है बच्चों, ड्यू टू रिफ्लेक्शन और ड्यू टू टोटल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये डेविएशन हो जाएगा π-2i
और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ध्यान रखना, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल या उससे कम होता है तो हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। क्रिटिकल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पर हमेशा क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डेविएशन फिर रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो ये पाई माइनस 2i, अब पाई डेल्टा जो है वो आई की सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 करोगे मतलब रे ऑलमोस्ट पैरेलल आई, तो पैरेलल ही निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उस केस में, तो है ना। तो ये दो ग्राफ और हमने सीखे इस केस में। लिखो बच्चों इसको। ओके बच्चों, लिखा आपने? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। देखो बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीज होता है अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो इसके लिए रिलेशन क्या है? म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना, लैम्डा जितना बढ़ेगा ना, लैम्डा जितना बढ़ेगा म्यू उतना ही कम होगा, है ना। अब इस केस में हमें ये पता है कि लैम्डा, देखो विबग्योर सीरीज तो आपको पता है ना, विबग्योर सीरीज में लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो म्यू सबसे कम किसका होगा? रेड का, है ना। मतलब रेड कलर के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब हमें पता है कि साइन सी जो है वो क्या होता है? 1/म्यू। हमने मान लिया कि ये रेयरर मीडियम को हमने वैक्यूम मान लिया और डेंसर मीडियम का इंडेक्स हमने क्या मान लिया? म्यू।
तो म्यू जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, है ना। इसका मतलब म्यू लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, और म्यू घटेगा तो इसका मतलब सी बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू के उल्टा होता है सी, म्यू बढ़ता है तो सी घटेगा। तो इसका मतलब देखो सी क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसका होगा, रेड के लिए, मतलब रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। अगर सपोज करो आपने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, है ना, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, तो उसमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका है, रेड का। मतलब रेड का TIR करवाने के लिए आपको सबसे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना पड़ेगा। अगर रेड का TIR हो गया तो इसका मतलब बाकी सबका तो हो ही गया होगा। समझ में आया ना। तो इस चीज को ध्यान से समझना कि जो क्रिटिकल एंगल है वो कलर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सी वेवलेंथ आपने इंसिडेंट करवाई इस बात पे डिपेंडेंसी होती है। ओके बच्चों, नोट करो इसको। ठीक है, अब देखो इसका हम एक एप्लीकेशन समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से वाइट लाइट है ना, ये मान लो एक वाइट लाइट का सोर्स है। अब हमें पता है कि विबग्योर सीरीज में लैम्डा रेड का ज्यादा है तो म्यू रेड का कम है, तो सी रेड का ज्यादा है ना। अब जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा वो बाद में TIR फेस करेगा। इसका मतलब ब्लू सबसे पहले TIR होगा। ब्लू का देखो वॉयलेट कलर का क्रिटिकल एंगल कम है ना, तो वॉयलेट कलर का TIR सबसे पहले होगा, है ना। ये देखो वॉयलेट कलर का TIR हो गया। उसके बाद किसका TIR होगा, उसके बाद ग्रीन कलर का TIR होगा। उसके बाद किसका TIR होगा, उसके बाद रेड कलर का TIR उसके बाद होगा, क्योंकि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा है ना। तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है इसलिए उसका TIR बाद में होगा। ठीक है, अब जब रेड कलर का TIR हो चुका है, तो ध्यान रखना बच्चों, रेड कलर का अगर TIR हो गया तो बाकी कलर्स का भी TIR हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि अगर एंगल रेड का क्रिटिकल जितना है तो बाकी के लिए तो क्रिटिकल से ज्यादा है ना। जैसे मान लो अपन एक मान लेते हैं वैल्यू, इसकी मान लेते हैं 30 डिग्री, है ना, ग्रीन के लिए मान लेते हैं 40 डिग्री और इसके लिए मान लेते हैं 50 डिग्री। अब आपने यहाँ 50 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, आपने यहाँ कितना डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा है तो इसका मतलब बाकी के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से भी ज्यादा है ना। तो इस केस में जब रेड का TIR हो चुका है तो ग्रीन का भी TIR हो चुका है और तो ब्लू का भी TIR हो चुका है, मतलब ये तीनों कलर भी इसी डायरेक्शन में आएंगे। इस केस में जब ग्रीन का TIR हुआ तो वॉयलेट का तो TIR हुआ लेकिन रेड का नहीं हुआ, रेड कलर जो है वो इधर निकला होगा। और यहां पे केवल ब्लू का हुआ, ग्रीन और रेड का नहीं होगा। तो रेड इस तरफ, ग्रीन इस तरफ, ऐसे। तो ध्यान रखना, रेड का TIR हो गया इसका मतलब बाकी सबका हो चुका है। केवल वॉयलेट का TIR हुआ तो इन सबका नहीं हुआ, ग्रीन का हुआ तो इधर वालों का TIR हुआ, इधर वालों का नहीं हुआ, क्योंकि जिनके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट हमने इसी से समझा कि क्रिटिकल एंगल जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इस पे एक क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। अब अगर आपको ये समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होगा, इफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन, if white light is incident on incident from
denser to rarer medium such that yellow color just become parallel to refracting surface after refraction, such that yellow color just become parallel to refracting surface after refraction. Then find which color will be reflected and रिफ्रैक्टेड। अगर ये बोल जाए कि येलो कलर का TIR, येलो कलर जस्ट पैरेलल हुआ है ना, येलो कलर जस्ट पैरेलल हुआ है, तो कौन रिफ्लेक्ट हुआ और कौन रिफ्रैक्ट हुआ आपको ये बताना है। अब देखो जस्ट पैरेलल कौन होगा, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस C जितना होगा, तो वापस यही लिखो अपना सीक्वेंस विबग्योर, लैम्डा रेड के लिए ज़्यादा, म्यू रेड का कम और C रेड का ज़्यादा, है ना। अब देखो कौन से कलर का हुआ इसमें पैरेलल, ये कलर जो पैरेलल हुआ है वो कौन सा है, ये। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ येलो के बराबर है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ऑफ येलो के बराबर है, तो इन सबके तो क्रिटिकल से ज्यादा हो गया ना, इन सबके क्रिटिकल से तो ज्यादा हो गया ना, तो इनके लिए तो I ग्रेटर देन C हो गया और इन दोनों के लिए I लेस देन C हो गया। इसका मतलब क्योंकि इनका C तो और ज्यादा है, देखो C तो ज्यादा है इन दोनों का। तो जैसे मान लो इसका क्रिटिकल एंगल था 40 डिग्री, तो इसका 38, इसका 35, इसका 32, इसका 30, इसका मान लिया 42, इसका 45। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस येलो के क्रिटिकल जितना है, तो इन बाकी चारों के तो क्रिटिकल से ज्यादा है ना, इन चारों के क्रिटिकल से ज्यादा है, मतलब इन चारों का क्या होगा TIR और इन दो का क्या होगा रिफ्रैक्शन। यही तो मैंने बोला था कि इन सब का तो हो जाएगा TIR जो लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में उसका रिफ्रैक्शन। तो अब इस तरह से देखो, इस केस में देखो अब क्या होगा, यहां पे हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपने ये लाइट यहां इंसिडेंट करवाई, अब कौन सा कलर जो है वो पैरेलल निकल रहा है, येलो कलर पैरेलल निकल रहा है। तो येलो कलर चलो मैं ऐसे बना देता हूं, दिस इज येलो। अब कौन से कलर का TIR हुआ, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन का तो TIR हो गया, है ना। ग्रीन भी इसी तरफ आ गया, तो ये ग्रीन का भी TIR करवा दिया ना, तो वॉयलेट ग्रीन इन सब का TIR हो रहा है। अब किसका रिफ्लेक्शन हुआ होगा, रिफ्लेक्शन इन दोनों का हुआ। अब रिफ्रैक्शन किसका हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ रेड का, है ना। तो रेड इधर, ऑरेंज भी इधर आ जाएगा, ये रेड, ये ऑरेंज, फिर येलो ग्रीन, है ना, इस तरह से येलो। अब देखना ये तीनों तो अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन जिनका रिफ्लेक्शन होता है ना वो सब एक ही तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अंदर भी ग्रीन को ऊपर करो, फिर ब्लू को रखो, फिर इंडिगो को रखो, फिर वॉयलेट को रखो, ऐसे मत कर देना, है ना। ग्रीन इंडिगो, ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, ये सब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी डिपेंड नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कभी भी रिफ्लेक्शन एंगल वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ की डिपेंडेंसी होती है, रिफ्लेक्शन में बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मैंने समझाया, आपको ये बताया कि किस तरह से वेवलेंथ का इफेक्ट आता है TIR पे, है ना, और क्रिटिकल एंगल पे। तो बच्चों इस थ्योरी को आप अच्छे से समझें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस ऑफ TIR पे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज आपके पास दो मीडियम है, एक मीडियम है वाटर
और नीचे ग्लास स्लैब है, ठीक है, नीचे ग्लास स्लैब है, इसके लिए म्यू आपको दिया हुआ है 3/2 और इधर म्यू दिया हुआ आपको 4/3, ठीक है। अब आपको इस केस में इस क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वाटर एंड ग्लास। तो देखो इस केस में क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? सिंपल सा हमारे पास क्या है, साइन सी क्या होता है बच्चों, म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। अब म्यू रेरर कितना है, म्यू रेरर है आपके पास 4/3 और म्यू डेंसर कितना है 3/2। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 8/9। तो इससे देखो बच्चों सी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ, कई लोगों को पता नहीं रहता है कि डेंसर का ऊपर आएगा या रेरर का ऊपर आएगा, तो वो कई लोग अगर जैसे मान लो 3/2 को ऊपर रख देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9/8। 9/8 तो 1 से ज़्यादा होता है ना, क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं। तो समझ जाना कि आपने गलत किया है। हमेशा याद रखना साइन थीटा की वैल्यू फाइनली 1 से कम आनी चाहिए, मतलब छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे आनी चाहिए। तो समझ जाना आपने फिर सही किया। ओके बच्चों, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए मीडियम in which speed of light is reduced to half। अब एक ऐसे मीडियम के लिए आपको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिसमें लाइट की स्पीड हाफ हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम से तो कंपेयर करें तो स्पीड कितनी हो जाती है, आधी। आपको उसके लिए बताना है क्या, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है c/μ। अब हमें ये पता है c/2 है और इधर c/μ है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हमें पता है साइन c क्या होता है, वो होता है 1/μ मतलब 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा c कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ डायरेक्ट म्यू नहीं बोला, ये बोल दे कि स्पीड आधी हो जाती है, तो समझ जाओ कि म्यू 2 रहा होगा। मतलब जब लाइट उस मीडियम से, म्यू वाले मीडियम से, ये म्यू वाला कोई मीडियम है, इससे लाइट जब वैक्यूम में जाएगी, वैक्यूम का म्यू कितना होता है 1, तो 30 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर होगा तो उस केस में राइट ऐसे पैरेलल निकल जाएगी, आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 30, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी, फॉर्मूला बेस्ड। ओके, लिखो इसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है ना, एक ग्लास का सिलेंडर है और ये इसकी सर्कुलर फेस और ये इसका लेंथ वाला पार्ट। ठीक है, हम इस ग्लास सिलेंडर पे यहाँ से एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं और ये रे जो है वो इंसिडेंस एंगल मान लो बनाती है कितना, आई के इक्वल। हमने इस रे का इंसिडेंस एंगल कितना मान लिया बच्चों, आई के इक्वल। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है,
ये इंडेक्स म्यू है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I for which ray does not come out of glass. Find maximum value of I for which ray does not come out of glass during सेकेंड इंसिडेंस के वक्त ये रे बाहर नहीं आए तो उसके लिए आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो, पहला इंसिडेंस तो यहाँ हुआ ना सर्कुलर फेस पे, तो ये यहाँ फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद रे का क्या होगा, रे यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना, क्योंकि ये आई और ये आर एंगल किस में बना, डेंसर मीडियम में। फिर इसके बाद अगर ये रे यहाँ मुड़ेगी तो इस रे के लिए ये रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। ये फर्स्ट और ये सेकंड इंसिडेंस। अब सेकंड इंसिडेंस के वक्त रे बाहर नहीं निकले, मतलब उसके लिए I2 क्या होना चाहिए बच्चों, C से ज़्यादा होना चाहिए ना। I2 अगर C से ज़्यादा होगा तो ये रे कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम यहाँ लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, रे will not come out if TIR occurs at second incidence। तो सेकेंड इंसिडेंस के वक्त TIR अगर होगा तो रे बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब I2 जो है वो क्या होना चाहिए, C से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो इस ट्राइंगल को देखना, यहाँ नाम देते हैं A, यहाँ नाम देते हैं B और यहाँ नाम देते हैं D। इसका मतलब इन ट्राइंगल ABD I2 और R मिला के कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि एक 90 तो ये पूरा ट्राइंगल का एंगल 180 होता है ना। तो I2 + R + 90 मिला करके 180 ऐसे लिख देता हूँ मैं, है ना। इसका मतलब I2 क्या हो जाएगा, 90 - R। तो हम बोल रहे हैं कि I2 C से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब 90 - R > C, यही हुआ ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखो I2 को मैंने लिखा 90 - R। अब दोनों तरफ में साइन ले लूँ क्या, साइन 90 - R मस्ट बी ग्रेटर देन साइन C, है ना। अब साइन 90 - R का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस R मस्ट बी ग्रेटर देन साइन C। और साइन C की वैल्यू क्या होती है, 1/μ। एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, 1 sin I = μ sin R, है ना भाई। 1 sin I = μ sin R, स्नेल रूल, है ना। तो 1 sin I = μ। अब देखो साइन R को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है sin² θ + cos² θ = 1। तो साइन R को हम लिख सकते हैं 1 - cos² R का स्क्वायर रूट, है ना। तो इसका मतलब साइन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ। अब देखो cos R हमेशा 1/μ से ज़्यादा होना चाहिए। cos R अगर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू तो छोटी हो जाएगी ना। देखो 1 में से cos माइनस हो रहा है स्क्वायर होने के बाद, तो cos R अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो साइन I तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब साइन I, है ना, साइन I। अब देखो cos R जो है वो ग्रेटर देन है 1/μ से। इसका मतलब cos² R ग्रेटर देन होना चाहिए 1/μ² से। इसका मतलब 1 - cos² R ग्रेटर देन होना चाहिए 1 - अब ये साइन भी चेंज कर दो, यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब रूट भी करेंगे तो भी यही चीज़ रहेगी। फिर आगे अगर मैं म्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया कि साइन आई लेस देन म्यू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। और इसको और सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन आई लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स आई लेस देन साइन इनवर्स रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। मतलब कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उस केस में रे बाहर निकल जाएगी, फिर TIR नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये कंसेप्ट किसका होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे ही होता है, ऐसे एक फाइबर होता है, उसमें हम लाइट को एंटर करवाते हैं तो लाइट यहाँ से एंटर करती है, फिर TIR फेस करते हुए आगे बढ़ती है ना। और ऑप्टिकल फाइबर में रे TIR फेस करते हुए आगे बढ़ती है, इसीलिए उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता और हमें काफ़ी अच्छा रेंज तक सिग्नल को प्रोपेगेशन करवाया जा सकता है। हम सिग्नल को काफ़ी दूर तक पहुंचा सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि उसमें लॉस नहीं होता है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, हमने पहले सेकेंड रिफ्रैक्शन को सॉल्व करके ये पता किया कि cos r जो है वो 1/μ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन करवाना है मतलब I2 को C से ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। हमें रिफ्लेक्शन करवाना है, इसलिए I2 को हमने C से ज़्यादा रखा ताकि रे रिफ्लेक्ट हो। I2 C से ज़्यादा हो, अब I2 और R का रिलेशन क्या, I2 इज 90 माइनस R, तो I2 की जगह 90 माइनस R रख दिया। दोनों एक तरफ साइन लिया तो साइन 90 माइनस R इज साइन C। साइन 90 माइनस R क्या होता है, cos R, और साइन C क्या होता है 1/μ, है ना। फिर यहाँ cos R की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते थे। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर दो। देखो cos R की वैल्यू तो हमें पता है ना 1/μ। अब cos R 1/μ से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब साइन I लेस देन होना चाहिए 1 माइनस 1/μ स्क्वायर। डायरेक्ट यहीं से रिलेशन आ गया भाई। cos R अगर हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा हो तो साइन I हमेशा इस वैल्यू से कम आएगा, क्योंकि इधर cos माइनस हो रहा है ना। तो देखो आपका आंसर यहाँ फटाफट भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास एक मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है। ध्यान रखना बच्चों, इस साइन आई को हम क्या बोलते हैं, इस साइन आई को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर। ये इस वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं? लिखो बच्चों इसको। चलो एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं ना, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जैसे मान लो बच्चों, हमें अगर ये बोला जाए कि एक हमने लाइट सोर्स है उसको हमने पानी के अंदर रख दिया, है ना। एक लाइट सोर्स है उसको हमने अगर पानी के अंदर रख दिया और उस लाइट सोर्स से लाइट पानी के बाहर भी तो आएगी ना। हमें उस बाहर आती हुई लाइट को ब्लॉक करना है, मान लो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक सोर्स हमने रख दिया, है ना। ये मान लो डेंसर मीडियम है और इसका इंडेक्स है म्यू, और इधर रेयर मीडियम कौन है, एयर। इसका इंडेक्स कितना होता है 1।
अब आपको अगर ये पूछा जाए कि सोर्स से आती हुई लाइट को आपको ब्लॉक करना है ना, देखो इस सोर्स से लाइट ऐसे बाहर आएगी ना, ठीक है, तो एक लाइट रे जो इस सोर्स से एकदम परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी वो तो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगी। जो रे इस तरह से आएगी वो ऐसे बाहर निकलेगी, जो इस तरह से आएगी वो ऐसे बाहर निकलेगी, फिर ये वाली रे ऐसे बाहर निकलेगी, ये ऐसे बाहर निकलेगी, फिर जो क्रिटिकल एंगल पे रे इंसिडेंट होगी वो जस्ट पैरेलल निकलेगी, लेकिन निकलेगी तो बाहर ही ना, पैरेलल निकलने को भी तो हम अपन बाहर निकलना ही मानेंगे, है ना। तो इतनी सारी रेज जो है वो इससे बाहर निकलेगी, है ना। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि आपको इन सारी रे को बाहर निकलने से रोकना है तो आपको इस पूरे एरिया को ब्लॉक करना पड़ेगा ना। अब देखो ये एरिया जो है ना वो ऐसे, केवल ऐसे नहीं है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो एक पूरा सर्कुलर एरिया बनेगा इस तरह से। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, ये मान लो एक पॉइंट सोर्स है, तो रे ऐसे भी बाहर निकलेगी, ऐसे वाली बाहर निकलेगी, इधर वाली बाहर निकलेगी, इधर वाली भी, तो एक पूरा सर्कुलर शेप बनेगा ना। अब आपसे पूछा जाता है फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर शीट टू बी प्लेस्ड on water surface just so that to be placed on water surface, कैसे प्लेस करना है, सेंटर ऑफ शीट मस्ट बी अबव सोर्स so that light can be blocked completely to come outside. Find area of circular sheet to be placed on water surface so that light can be blocked completely to come outside. अब हमें इस पूरी लाइट को ब्लॉक करना है बाहर आने से, तो हमें कितना एरिया शीट का यहाँ काम में लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लो इस तरह का एरिया हमें ब्लॉक करना पड़ेगा ना, तो हमें शीट की रेडियस चाहिए r, और आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे एक पैरामीटर और गिवन है, सोर्स इज एट डेप्थ d, ये भी आपको दिया गया पैरामीटर है। अब देखो इस केस में सॉल्यूशन आपको यहाँ बनाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो हमें इस r रेडियस की शीट यहाँ रखनी पड़ेगी, और ये r रेडियस कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना है I इक्वस टू सी, तभी तो r इक्वस टू 90 आया। मतलब हमें इस वाली रे को भी ब्लॉक कर देना है। ये वाली रे अगर ब्लॉक हो जाएगी तो बाकी सारी रे तो अपने आप ब्लॉक हो जाएगी ना। इसका मतलब रेडियस, डेप्थ और इसमें क्या रिलेशन है, देखो tan I का मतलब क्या हो जाएगा, R बाई, देखो ये अगर I एंगल है तो ये भी तो R एंगल होगा, I और I है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन, उसको काटने वाली लाइन बीच में है, तो tan I कितना हो जाएगा, R बाई डी। अब tan I, और हमें पता है साइन C की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई म्यू। अब देखो साइन थीटा अगर हम यहाँ बनाना चाहें, एक ट्राइंगल लेते हैं, ये एंगल अगर C है, ये 1 है, ये म्यू है, तो बेस क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो साइन C अगर ये है तो tan C क्या हो जाएगा, 1/रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर tan C हमें पता लग गया तो यहाँ भी तो I इक्वस टू सी है ना, तो tan C हो जाएगा R बाई डी। tan C की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो बाई 1 एंड 2 हम क्या रखेंगे, R बाई डी 1/म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो R इज d/रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब रेडियस हमें पता लग गया, तो एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर पाई d/रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा एरिया ऑफ शीट, है ना। इतने एरिया की शीट आपको रखनी पड़ेगी, और रखनी कैसे है कि शीट का सेंटर जस्ट सोर्स के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने इधर उधर सरका दिया, जैसे मान लो आपने एरिया तो इतना ही लिया लेकिन शीट को इधर सरका दिया, तो उधर से रे बाहर निकल जाएगी।
शीट को उधर सरकाया तो इधर से रे बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे रखना है कि सेंटर जो है, इस शीट का सेंटर जो है वो सोर्स के जस्ट ऊपर आए। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से आपको यहां TIR का कंसेप्ट लगाना था। ठीक है बच्चों, तो आपको शीट में और भी इसके क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ओके बच्चों, थैंक यू।